चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लॉ रिलेटिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन. अगेन ओल्ड में भी है, न्यू में भी है. सुना है कुछ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में? वेरी वेरी यूजफुल एक्ट है ना. एग्जाम के अलावा ये बहुत यूजफुल एक्ट है आपके लिए. कभी आपने जागो ग्राहक जागो सुना है? फिलहाल ये लाइन जागो बच्चों जागो हो जानी चाहिए. रादर जागो सीएस के बच्चों, है ना. आपको जागने की ज्यादा जरूरत है. So Consumer Protection Act is all about protection to the consumers. हम लोग नॉर्मली देखते हैं, आपके साथ भी कई बार ऐसा होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं, सामान आप खरीदते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ गलत हो जाता है आपके साथ. या तो खराब सामान मिल जाता है या ज्यादा प्राइसेस में मिल जाता है. जब ऐसा कुछ भी होता है तो आपको बहुत गुस्सा आती है. फिर आप क्या करते हैं? मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए और आपको बाद में पता चला कि उसने आपको महंगा बेच दिया. वो था 100 रुपए का लेकिन आपको 400 रुपए का मिल गया. तो घर आके क्या होता है? पहले तो बहुत डांट पिटती है ना. फिर आपको उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है. फिर आप क्या करते हो? उसके पास जाते हो. अच्छा, क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो. आप बस ये सोचते हो अगली बार उसकी दुकान पे नहीं जाएंगे. दैट्स इट, है ना. यही चीज है, यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि हमारी कंट्री में जब कभी भी ऐसा होता है तो हम लोग उसके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय ये सोच लेते हैं कि अब हम दोबारा उसकी शॉप पे नहीं जाएंगे. बट यू ऑल्सो हैव सम रेमेडीज. जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में हर चीज के लिए क्या बना दिया गया है? लॉ. उसी तरह से कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बनाया है, एक लॉ बनाया है जिसको क्या कहा जाता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. एंड आई होप इस चैप्टर के खत्म होने तक आप चुपचाप लौटकर नहीं आएंगे. आप क्या बोलेंगे? एटलीस्ट ये तो बोल ही देना कि आई विल स्यू यू. हाँ, कहां पर? कंज्यूमर कोर्ट में. ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट में मिलेंगे. वो बात अलग है उसके आगे आपको भी ना आता हो. लेकिन जब आप इतना बोलोगे ना तो ही दूसरा बंदा थोड़ा सा डर जाएगा कि इसको थोड़ा बहुत नॉलेज है कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर एक्ट के बारे में. ओके, तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉ के नजरिए से हम लोग सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कंज्यूमर कौन होता है, किसको किसको कंज्यूमर माना जाता है, कंप्लेनेंट कौन होता है, कौन कौन कंप्लेन कर सकता है, देन वो कौन सी अथॉरिटीज हैं. हम लोग को ये तो पता है हम कंप्लेन कर देंगे. ठीक है, जैसे आप कई बार जोश जोश में बोल भी देते हैं हम तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करेंगे, बट दिली दिल आप ये जानते हैं जाए कहाँ कंप्लेन करने, है ना. कुछ बच्चे सोचते हैं मैम से कंप्लेन कर देंगे, हमसे कंप्लेन करने छोड़ना होगा. तो हम लोग कई बार ये बोल जरूर देते हैं कि हम आपकी कंप्लेन कर देंगे, बट वी डोंट नो कि कहाँ कंप्लेन करनी है और कैसे कंप्लेन करनी है. कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए कुछ फोरम्स बनाई गई हैं. ठीक है, जिसको हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम्स कहते हैं. ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है और ऑब्वियसली नेशनल लेवल पर है. तो डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या केस है उस हिसाब से हम लोग इन फोरम्स में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में ये सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो कवर करेंगे. हम लोग इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे. इंट्रोडक्शन. वैसे तो इंट्रोडक्शन में आपको दिख रहा है इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या दिया होगा कि कंज्यूमर्स के साथ जस्टिस होना चाहिए, कभी भी इनजस्टिस ना हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा माहौल बनाते हैं एक्ट के पहले. तो उसी माहौल को जरा पढ़ लेते हैं. कंज्यूमर जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. कह रहे कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए. ये बात कहाँ से आई है? कॉन्स्टिट्यूशन से. इंडिया हैज बीन अ पायनियर इन कंज्यूमर एडवोकेसी with Consumer Protection Act 1986 enacted in 1986, a path breaking social economic legislation and most important milestone in the area of consumer movement. अच्छा, 1986 से ये एक्ट बना, उसके बाद कई बार उसमें अमेंडमेंट्स आई. आपको नहीं लग रहा है तब से लेके आज तक और कंज्यूमर्स के साथ प्रॉब्लम बढ़ गई है? एक्ट बनने के बाद हमें लगता है हमारे देश में ज्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, है ना, कि लोगों को और नए नए तरीके समझ में आते हैं फ्रॉड करने के. तो ये कह रहे हैं द एक्ट प्रोवाइड्स, ये लाइन मार्क कर लीजिए, द एक्ट प्रोवाइड्स लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क. व्हाट डू वी मीन बाय लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क? लॉ, लीगल फ्रेमवर्क टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स एंड अ 3-tier quasi judicial consumer dispute redressal machinery. 3-tier मतलब समझते हो? 3 levels, 3 लेवल्स पे है. कौन से लेवल है? एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल है और नेशनल लेवल. व्हाई डू वी कॉल इट एज क्वाजी जुडिशियल?
इनको क्वाजी जुडिशियल क्यों कहा जाता है? क्वाजी मतलब क्या हुआ? पार्शियली। ये जुडिशियल अथॉरिटी, ये कोर्ट नहीं है, लेकिन ये काम करते हैं कोर्ट वाला ही, इसीलिए इन अथॉरिटी को क्वाजी जुडिशियल कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं इस एक्ट के प्रोटेक्शन के लिए 3 टायर क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी बनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, जिनको ही नॉर्मली क्या कहा जाता है? कंज्यूमर कोर्ट। तो हम लोग जो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना कि कंज्यूमर कोर्ट में देख लेंगे या कंज्यूमर कोर्ट में चले जाएंगे, तो कंज्यूमर कोर्ट का बेसिक मतलब हुआ ये अथॉरिटीज, ओके, व्हिच एम्स एट प्रोवाइडिंग सिंपल, स्पीडी एंड अफोर्डेबल रिड्रेस टू कंज्यूमर। अब इनके लिए ये सेपरेट अथॉरिटी इसीलिए बनाई गई, वरना आप खुद सोच के देखिए, अगेन वही बात, सारे इतने सारे केसेस होते, वो सारे केसेस भी नॉर्मल कोर्ट्स के पास जाते, तो नॉर्मल कोर्ट्स का बर्डन ऑलरेडी इंक्रीज हो जाता, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इन केसेस के लिए हम सेपरेट अथॉरिटीज बना दे रहे हैं, और इन सेपरेट अथॉरिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज। द कंज्यूमर कोर्ट एडजुडिकेट कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू, एक बात बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसी? डिफेक्ट और डेफिशिएंसी में क्या फर्क हुआ? डिफेक्ट क्या होता है? ओके, डिफेक्ट मतलब होता है खराबी और डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी। ये हिंदी ट्रांसलेशन था। मतलब क्या हुआ? हमें ये जब आपसे किसी चीज का मतलब पूछो तो आप उसको हिंदी में बता देंगे। अब हम आपसे पूछें खराबी का मतलब क्या हुआ, तो आप पता है क्या बताओगे? डिफेक्ट होना, है ना। बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट एंड डेफिशिएंसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से, डिफेक्ट जो होता है ना वो गुड्स में होता है, और डेफिशिएंसी जो होती है वो सर्विसेज में होती है। सर्विसेज में कमी रह गई, ठीक है। डिफेक्ट मतलब जो खराबी जो आप बता रहे हो, खराबी किस चीज में होती है? गुड्स में, ओके। वो बात अलग है, हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं आपकी सर्विसेज बहुत खराब है, लेकिन हम लोग हमेशा ही गलत बोलते हैं। सर्विसेज खराब नहीं होती, सर्विसेज में कमी होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से देखें तो अभी ये टॉपिक आगे भी आएगा। कह रहे हैं मेनली कोर्ट्स एडजुडिकेट करते हैं कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू डिफेक्ट्स इन गुड्स एंड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज एंड आर मेंट टू प्रोवाइड सिंपल, इनएक्सपेंसिव, स्पीडी रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर ग्रीवियंसेस। तो इस पूरे मैकेनिज्म में अगर कभी आप इस मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लेन करने जाएं तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा आपका। नॉर्मली हम लोग देखते हैं अगर हम लोग कोर्ट्स में जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, बट कोशिश ये की जाती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर आप कंप्लेन फाइल कर रहे हैं तो एक इनएक्सपेंसिव तरीके से आपकी प्रॉब्लम का रिड्रेसल करा दिया जाएगा, ओके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। 3 काउंसिल भी हैं जो रूल्स बनाती हैं सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ये सारी चीजें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एक्ट का। अब हम लोग डायरेक्टली आएंगे, यहां पर मार्क करिए प्रीएम्बल। इसके पहले इन्होंने यही दिया है कि एक्ट पास हुआ 86 में, फिर इसमें अमेंडमेंट्स होती रही, ओके। प्रीएम्बल में आइए, प्रीएम्बल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ओल्ड में है, ठीक है। तो 1986 में एक्ट आया, फिर इसमें बहुत सारे चेंजेस और अमेंडमेंट्स आते गए और फाइनली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया। प्रीएम्बल ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड फॉर द सेड पर्पस टू एस्टैब्लिश अथॉरिटीज। कह रहे हैं इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करेंगे और इसके लिए उन्होंने अथॉरिटीज एस्टैब्लिश करी हैं for timely and effective administration and settlement of consumer dispute and matters connected therewith. Consumer Protection Act 2019 certainly create a consumer friendly ecosystem. कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई कंप्लेन करने जाएंगे तो आप वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएंगे। ज्यादातर लोग आपको पता है इसी चीज से डरते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, 500 रुपीज का आपने प्रोडक्ट खरीदा और आपको लगता है प्रोडक्ट खराब है, आपने उस पर्सन से कंप्लेन करी बट वो आपकी कंप्लेन नहीं सुन रहा, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्यों नहीं जाते? क्योंकि पहली चीज उनको ये लगता है कि जितने का तो सामान नहीं, उससे ज्यादा हमारा खर्चा हो जाएगा। दूसरी चीज, इतना टाइम किसके पास है? फिर हम लोग वही सोच के बैठ जाते हैं कि अगली बार से उसकी दुकान से नहीं खरीदेंगे। बट एक्चुअली अगर आप इसमें जाएं, और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू आप जाइए, आप अपना केस फाइट कीजिए और आपको पता है जीतते भी हैं लोग।
ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है तो उनसे जीता ही नहीं जा सकता। अगर आपका वैलिड पॉइंट है तो आपको पता है कंपनीज पूरा पूरा अमाउंट रिफंड करती हैं, मतलब बड़ी बड़ी चीजों में। छोटी चीजों में तो नॉर्मली कोई नहीं करता, जैसे लैपटॉप आपने खरीदा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है या ऐसा कोई भी है, यू शुड गो, यू शुड अप्रोच, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा आपसे और ले लेंगे पैसा, बस इट रिक्वायर्स योर टाइम, वही आपके पास नहीं है ना, टेस्ट देने का भी नहीं है ना। ताना तो देते रहेंगे हम बात बात पर, जब तक सारे बच्चे मेरे टेस्ट नहीं देंगे वैसे ताने देते रहेंगे आपको। आप कहना तानों से क्या फर्क पड़ता है, तो घर पे रोज पढ़ते हैं हमको, इनकी तो हमें बहुत आदत है ना, चलते उठते बैठते घर वाले ताना ही तो देते रहते हैं, तो वी आर यूज्ड टू इट, है ना। But you should fight the cases. So Consumer Protection Act certainly create a consumer friendly ecosystem and strengthen the consumer rights with timely and effective administration of consumer dispute. अब देखिए इन्होंने 2-3 केसेस दिए हैं जो ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। जैसे पहला केस है, देखो, ओम प्रकाश वर्सेस रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। इसमें देखिए क्या लिखा है, द सिविल एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट नीड्स नो एम्फेसिस दैट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एम्स एट प्रोवाइडिंग better protection of interest of consumer. It is a beneficial legislation that deserve liberal construction. Liberal construction means ज्यादातर इसको किसके फेवर में देखा जाएगा, कंज्यूमर के। मतलब जो भी केस होगा, जो भी चीज आएगी उसमें कोर्ट्स कोशिश ये करेंगे कि किसका फायदा हो, कंज्यूमर्स का। दिस लॉर्डेबल ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी फॉरगॉटन व्हाइल कंसिडरिंग द क्लेम्स मेड अंडर द एक्ट। इसी तरह एक और केस है MRMGF लैंड लिमिटेड, इसमें भी यही लिखा हुआ है, the Honorable Supreme Court held that Consumer Protection Act has been enacted to provide for better protection of interest of consumer and for the purpose to make provisions for establishment of consumer council. कह रहे हैं कंज्यूमर का प्रोटेक्शन हो और कंज्यूमर की काउंसिल्स बनाई जाए। अब ये हम आपको क्यों मार्क करा रहे हैं ये भी सुन लीजिए। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विद रेफरेंस टू केस स्टडीज या विद रेफरेंस टू लीगल केसेस। ये क्वेश्चन अगर आ जाता है, अगेन आई कैन बेट यू पूरा चैप्टर आपको याद होगा, ये क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे। समझिए क्वेश्चन क्या इंस्टीट्यूट ने दिया, द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एज प्रोनाउंस्ड इन वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। अब ये क्वेश्चन अगर आ जाता है, इसके 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहली चीज तो एम्स ऑफ दिस एक्ट, ये आप करेंगे नहीं क्योंकि हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन छोड़ने की आपको आदत है, ठीक है। दूसरा, उसी में चेरी ऑन द टॉप, with some judicial pronouncement, वो पूछ रहा है ये दोनों केसेस के नाम। अगर किसी क्वेश्चन में जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट पूछता है तो वो पहली चीज तो बुक के ही केस होते हैं और आपको उस केस के नाम लिखने होते हैं, यानी केस का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है विद रेफरेंस टू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। ये क्वेश्चन अगर आ गया ना तो फिर आप यही कहोगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सब कुछ पढ़ के गए थे हम, पता नहीं क्या पूछ लिया, पता नहीं क्या साफ साफ दिया है वही पूछ लिया। इसीलिए हमने दोनों केस लॉ के नाम आपको मार्क कराए हैं, और मार्क भी कर लो और याद भी कर लेना, मतलब हम होते तो हम यही देते। The aims and objectives of Consumer Protection Act with reference to judicial pronouncements. समझ आ गया? पक्का? अब भी नहीं लिख पाओगे, हम पक्का यकीन है, हमको 200% यकीन है। वो साइकोलॉजी होती है ना कि अभी तक तो अनइम्पोर्टेंट चीजें चल रही हैं, अब यहां से जब डेफिनेशन स्टार्ट होगी ना, अब यहां से आप पढ़ना शुरू करेंगे चैप्टर। ये आपके अंदर फिट है एक सिस्टम कि स्टार्टिंग में तो इंस्टीट्यूट कुछ हो गया हमसे, हाँ आ गया, तो स्टार्टिंग में तो इंस्टीट्यूट ना थोड़ी पंचायत करता है, वो सब इग्नोर मारो, काम की बात बताओ, उसी पंचायत से क्वेश्चन आ जाएगा। मार्क कर लिया? तो अगर वो पूछते एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो ये प्रियम्बल क्या है उसको अपने लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, और ये 2 केस का नाम जरूर लिख देना, ओम प्रकाश वर्सेस रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, जितना याद रह जाए, ठीक है। अगर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस भूल जाओ तो ओम प्रकाश याद रख लेना, ओम ना लिखाना सिर्फ, यही उम्मीद है आपसे हमें। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब आ जाइए डेफिनेशन में। ये मेन फीचर्स बता रहे हैं, जो नया एक्ट आया है ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं जो न्यू ऐड हुए हैं, ये हम लोग अभी आगे आगे पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन। सबसे पहले क्या बताइए डेफिनेशन उन्होंने, कंप्लेनेंट। गेस करके बताओ कंप्लेनेंट कौन हुआ, जो कंप्लेन कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर?
कुछ बड़बड़ा नहीं, आप लोग समझ नहीं आ रहा। अच्छा मान लीजिए हम एक चॉकलेट खरीद के लाए आपके लिए, भूख भी लग रही थी आपको, है ना, तो हमें थोड़ा प्यार आया आपके ऊपर, हम आपके लिए एक चॉकलेट खरीद के लाए और वो चॉकलेट लाके अपने आप को दे दी। कस्टमर कौन हुआ? कंज्यूमर कौन हुआ? ठीक है, अगली बार फिर हम आपके लिए चॉकलेट लेने गए, लेकिन रास्ते में हम थोड़ा जरा वो हो गए, ललचा गए, हमने वो चॉकलेट खुद ही खा ली। अब कस्टमर भी हम ही, कंज्यूमर भी हम ही, ठीक है। तो आपके हिसाब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर कवर होना चाहिए कि कस्टमर? कंज्यूमर। जिसने एक्चुअली कंज्यूम किया है उसी को तो डिफेक्ट या डेफिशिएंसी पता चलेगी। ओके, हमने चॉकलेट खरीदी, हमने चॉकलेट आपको दे दी, आपने चॉकलेट खाई, उसके अंदर मरी हुई छिपकली थी। टेस्ट कैसे आ जाता है आप लोग को, ये बताओ, छी कहां से आया? तुरंत टेस्ट लेते हो। कुछ लोग ने छी किया, कुछ लोग कहते वाओ चॉकलेट के दाम पे छिपकली मिल गई। छी कैसे आ जाता है, एकदम से कैसे याद आ जाता है यही टेस्ट होता है। तो अब हम आपके लिए चॉकलेट लेकर आए, उस चॉकलेट में मरी हुई छिपकली थी, ठीक है। तो आप हुए कंज्यूमर, हमको कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो कंप्लेन कौन कर सकता है? छिपकली करेगी कि हमको कहीं तो मर गए थे, ऊपर से तब भी हमको चबा गए ये टेस्ट ले लेके, ठीक है। तो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु विल बी कवर्ड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंप्लेनेंट, कौन कौन कंप्लेन कर सकता है? तो सबसे पहले कौन कंप्लेन कर सकता है? कंज्यूमर। अब एक कंज्यूमर है तो वो कर सकता है, हमने किसी एक बच्चे को चॉकलेट दी, वो कंप्लेन कर सकता है। हम सबके लिए चॉकलेट लाए और सबकी चॉकलेट में अलग अलग जानवर मरे हुए थे, ठीक है, तो सब लोग मिलके भी कंप्लेन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कई सारे कंज्यूमर्स मिलके अपनी एक एसोसिएशन बना लेते हैं, तो वो कंज्यूमर एसोसिएशन भी कंप्लेनेंट मानी जा सकती है। तो जरा देखो कंप्लेनेंट में कौन कौन होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे भूख भी लग रही थी और छिपकली की याद भी दिला दी, अब कहाँ पढ़ाई मन लगेगा। तो कह रहे हैं जरा देखो कौन कौन होगा कंप्लेनेंट। कंज्यूमर, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, समझ गए, बहुत सारे कंज्यूमर्स ने मिलकर अपनी एसोसिएशन बना ली, अगर उन सारे कंज्यूमर्स के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो भी कंप्लेनेंट बन सकते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट भी तो कंज्यूमर हो सकती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने सर्विसेज ली, ठीक है। कोई सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी, वन और मोर कंज्यूमर्स हैविंग न्यूमरस where there are numerous consumers having same interest। तो ये बताओ सेकंड पॉइंट में और फिफ्थ पॉइंट में क्या फर्क है? सेकंड वाले में उन्होंने अपनी कंज्यूमर एसोसिएशन को वैलिडली रजिस्टर करवा रखा है, और फिफ्थ वाले में वन और मोर कंज्यूमर, ठीक है, सबके साथ ऐसा हुआ तो सारे कंज्यूमर्स ने कहा चलो मिल के चलते हैं कंप्लेन करने के लिए, ठीक है। सो इफ दे हैव मेड इट इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड एसोसिएशन तो वो सेकंड पॉइंट में आ जाएगा, और कोई रजिस्टर्ड एसोसिएशन नहीं है बट मिल के काम कर रहे हैं तो वो कौन सा आ जाएगा? फिफ्थ। अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो कौन केस करेगा? लीगल एयर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और अगर कंज्यूमर माइनर है तो कौन कंप्लेन करेगा? हिज पेरेंट और लीगल गार्जियन। एनी डाउट कौन कौन हो सकता है कंप्लेनेंट? फर्स्ट कौन था? कंज्यूमर, देन वॉलंटरी एसोसिएशन, देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, देन एनी सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट की कोई भी अथॉरिटी, देन वन और मोर कंज्यूमर्स, देन डेथ के केस में लीगल एयर्स, माइनर के केस में गार्जियंस। ओके, कंप्लेंट, हाँ बेटा, मतलब माइनर है, इंसान तो है। हाँ, अरे माइनर बताएगा। हाँ, मुंह से बताएगा बेटा। हाँ, कितने साल लगते हैं कोई चीज खाने में? कि हमने 10 साल की उम्र में चॉकलेट खानी शुरू की थी, आज 18 साल हो गए, हमारी चॉकलेट नहीं खत्म। व्हाट टाइप ऑफ डाउट्स आर यू आस्किंग? खाने के पहले माइनर है कि खाने के बाद माइनर है? बाप रे बाप। कंप्लेंट में आइए, देखिए जरा कंप्लेंट क्या होती है। कंप्लेंट मींस एनी एलिगेशन इन राइटिंग। अब पॉइंट्स मार्क करते चलिएगा। एलिगेशन मतलब क्या हुआ? इल्जाम लगाना, ठीक है। एलिगेशन इन राइटिंग कौन कर रहा है? ये मेड बाय अ कंप्लेनेंट। सेकंड पॉइंट,
किसी भी डेफिनेशन को ना ऐसे याद करा करिए उसके ब्लॉक्स बना के। सबसे पहली चीज है कंप्लेंट का मतलब है एलिगेशन इन राइटिंग। सेकंड, कौन कर रहा है? कंप्लेनेंट कर रहा है। किस ऑब्जेक्टिव से कंप्लेन करते हैं हम लोग? कि हमें रिलीफ मिले, ठीक है। बाय और अंडर दिस एक्ट, ये 3 पॉइंट्स अगर है तो वो कंप्लेंट है। अब आगे दिया है कि कब कब हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज में क्या लिखा है? एलिगेशन होना चाहिए राइटिंग में। कौन कर रहा हो? कंप्लेनेंट कर रहा हो। किस लिए कर रहा हो? रिलीफ के लिए। अब जरा देखिए क्या क्या गलत हो सकता है। फर्स्ट, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस हैज बीन अडॉप्टेड बाय एनी ट्रेडर। कह रहे हैं आपके साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिस हुई है, कुछ गलत हुआ है। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस अभी डिटेल में हम लोग देखेंगे क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लीजिए, कुछ अनफेयर हुआ है, कुछ गलत हुआ है, तो हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। सेकेंड पॉइंट में देखो क्या गलत हुआ है। समझ में आया क्या हुआ है? कह रहे हैं द गुड्स बॉट बाय हिम और अग्रीड टू बी बॉट बाय हिम सफर फ्रॉम वन और मोर डिफेक्ट्स। और थर्ड में क्या हुआ है? सर्विसेज में क्या हुई है? डेफिशिएंसी। ओके, फर्स्ट में हमारे साथ कोई अनफेयर चीज हुई है, सेकंड में जो गुड्स हमने खरीदे हैं उसमें कुछ डिफेक्ट हुआ है, और थर्ड में जो सर्विसेज हमने ली हैं उसमें डेफिशिएंसी। जैसे होटल इंडस्ट्री वगैरह में वो सर्विसेज देते हैं, आप किसी होटल में रुकने गए, उन्होंने अच्छी सर्विसेज नहीं दी, वो सर्विस इंडस्ट्री है, तो वहां पर क्या हो सकता है? डिफेक्ट नहीं होगा, वहां पर क्या होगी? डेफिशिएंसी, ठीक है। फोर्थ, अच्छा कई बार ऐसा होता है आपके साथ कि जैसे आपने कहीं गए, आपने कोई सामान ऑर्डर किया, या उनका जो रेट लिस्ट थी, मेन्यू था, उसमें प्राइस कुछ और लिखा था, और आपने जब मांगा तो वो किसी और प्राइस पे दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने बर्गर ऑर्डर किया, है ना, भूख लगने के टाइम पे ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, तो आपने बर्गर ऑर्डर किया या पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, तो पिज्जा जो रेट लिस्ट में लिखा हुआ था वो 100 लिखा हुआ था, और उसने आपसे 200 रुपए चार्ज करे, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले तो आप पिज्जा खा लेते हो, फिर लड़ाई करना शुरू करते हो, है ना। ये जो उसने किया ये फेयर था कि अनफेयर था? जो भी प्राइसेस लिस्टेड हैं, ठीक है, उन्हीं प्राइसेस के हिसाब से हमें चीजों को परचेज करना है। आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट में लिखा हुआ था 150, ठीक है, और उसने आपको दिया है 200 का, तो आप क्या करते हो? अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए। आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, उस सामान में कोई कुछ भी, पेंसिल बॉक्स खरीदा, पेंसिल बॉक्स कहाँ खरीदोगे? कोई गैजेट खरीदा, ठीक है, उसमें लिखा हुआ था 150 और आपको वो 200 का दे रहा है, तो क्या करोगे? नहीं लोगे, उससे बोलोगे कि भाई ये कैसे, है ना, डांटने लग जाओगे। अच्छा अगर मान लीजिए उसमें लिखा है 150 और उसने दिया है आपको 100 का, अब चुपचाप निकल के आओगे, ऐसे छुपाते हुए कि उसको ना दिख जाए कि उसमें 150 लिखा है ना। कितनी कितनी चालाकी है हम लोग के अंदर। अगर वो कम है तो हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, है ना। तो देखिए लिखा है अ ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर एज द केस में बी हैज चार्ज फॉर द गुड्स और सर्विसेज मेंशन्ड इन द कंप्लेंट अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ फिक्स्ड बाय अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। लॉ के हिसाब से जितना प्राइस फिक्स किया गया है उससे ज्यादा अगर चार्ज कर रहा है तो हम कंप्लेन कर सकते हैं। डिस्प्लेड ऑन द गुड्स और एनी पैकेज, ये समझ आ गया? मतलब जो गुड्स में प्राइस लिखा है उससे ज्यादा वो ले रहा है तो गलत है। एंड डिस्प्लेड ऑन द प्राइस लिस्ट एग्जिबिटेड बाय हिम, उसने जो प्राइस लिस्ट लगाई है या उनके बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है उससे ज्यादा प्राइस अगर वो चार्ज कर रहा है तो भी आप क्या कर सकते हैं? कंप्लेन। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं जिसमें सबसे पहली डेफिनेशन किसकी थी? कंप्लेनेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लेनेंट एंड कंप्लेंट? टेस्ट में ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, अब चेंज कर देंगे। पहले ऐसा होता था कि टेस्ट में हम क्वेश्चन देते थे, अब आई डोंट रिमेम्बर हम कंप्लेनेंट पूछते थे कि कंप्लेंट, बट हमने शायद कंप्लेनेंट पूछा था और आपने कंप्लेन समझा दिया, मतलब आपने नहीं, जो पुराने बच्चे थे। आपको समझ में आया होता क्या है? जब आप ऐसे पढ़ के आए और आपको ऐसा दिख जाए कि डिफाइन कंप्लेंट लिखा है तो आप ये कम प्ले में रुक जाते हैं। समझ में आया? आगे टी है कि ए एंड टी है ये आपको दिखाई नहीं, ओवर एक्साइटमेंट में कि पूरे टेस्ट में यही क्वेश्चन तो आता था। अब आपसे पूछा गया था कंप्लेनेंट और आपने लिख दिया पूरा कंप्लेंट, प्राइस ज्यादा मांग ले, अनफेयर कर दे, ये कर दे, और फिर आपको मिल जाता है 0, फिर आप कहते हैं हमारे साथ अनफेयर हो गया। तो बिल्कुल ध्यान से आंखें खोल के देखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है।
ओके आगे द गुड्स, जो भी हैजार्डस गुड्स होते हैं कोई आपने देखा होगा जो भी प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं अगर किसी तरह से वो हैजार्डस होते हैं तो उसके ऊपर वार्निंग लिखी होती है. दिस इज ऑल्सो अ रूल. अगर उसमें वार्निंग नहीं लिखी है या आपको नहीं बताया गया है तो भी आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेन. द गुड्स विच आर हैजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी व्हेन यूज्ड आर बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू सेफ्टी. उसके जो सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं जिस पैकेट में वो होना चाहिए वो नहीं है तो भी आप कंप्लेन कर सकते हैं. और इसी तरह सर्विसेज अगर कुछ हैजार्डस है, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं तो भी हम कंप्लेन कर सकते हैं. एंड अ क्लेम फॉर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन lies against the product manufacturer, product seller और product service provider as the case may be. product liability समझते हैं, कोई प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव या कुछ होता है तो हम उसके मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं कि इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो डिफेक्टिव है. इनमें से अगर कुछ भी होता है तो उसको क्या माना जाएगा, कंप्लेंट. एनी डाउट? ठीक है. अब देखो हाउ टू मेक कंप्लेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. कंप्लेन करनी कैसे है सबसे पहले पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, किसके पास कंप्लेन फाइल करते हैं. हमने आपको बताया था 3 अथॉरिटीज हैं. हाँ ओल्ड में शायद नहीं होगा, आई गेस नहीं है ना. देखो ओल्ड में सबसे जरूरी चीज ही नहीं दी थी कि कंप्लेन करते कैसे हैं. देखो सबसे पहले कह रहे हैं एवरी कंप्लेंट फाइल्ड बिफोर, किसके सामने फाइल की जाएंगी, वो 3 अथॉरिटीज होती थी. कौन कौन से लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल नेशनल लेवल पे. तो ये कह रहे हैं एवरी कंप्लेंट फाइल्ड बिफोर, या तो डिस्ट्रिक्ट के सामने करोगे या स्टेट के सामने या नेशनल कमीशन के सामने. साथ में क्या दोगे, खाली हाथ कभी ना जाना, साथ में क्या जाएगा, फीस जरूर जाएगी. इन द फॉर्म ऑफ, कह रहे हैं क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में, या अगर आप पोस्टल ऑर्डर के थ्रू भेज रहे हैं तो उसमें भेज सकते हैं. नेम एंड डिस्क्रिप्शन जाएगा कंप्लेनेंट का, नेम डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस जाएगा ऑपोजिट पार्टी का. ऑपोजिट पार्टी कौन हुआ, जिसके खिलाफ केस करना है. फैक्ट्स रिलेटिंग टू द कंप्लेंट, व्हेन एंड वेयर इट अरोज एंड डॉक्यूमेंट्स इफ एनी इन सपोर्ट ऑफ एलिगेशन. इतनी सारी चीजें आपको कंप्लेन करनी पड़ेंगी, कंप्लेन फाइल करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका केस जो है वो टेकअप किया जाए. ओके ये भी डिटेल्ड प्रोसीजर नहीं है, बस इन्होंने बता दिया है कि फीस के साथ इन डिपार्टमेंट्स के सामने हमको केस फाइल करना होता है. अगर आपको याद हो तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, डेफिनेशंस. ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी थी, कंप्लेंट. सेकेंड कंप्लेनेंट, ठीक है, मतलब पहली कंप्लेनेंट थी, दूसरी कंप्लेंट थी. थर्ड देखिए कौन सी है, कंज्यूमर. अब कंज्यूमर देखिए कौन है, कंज्यूमर मीन्स एनी पर्सन हु buys any goods for consideration. मतलब buys any goods for consideration मतलब पैसे दे के कुछ सामान खरीद रहा है. which has been paid or promised, हो सकता है हमने आज पैसा दे दिया हो सकता है हमने प्रॉमिस किया हो कि हम बाद में देंगे. ठीक है, वो भी कंज्यूमर है. पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस्ड मतलब आधा अभी दे दिया है, आधा हम बाद में देंगे. और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट कैसा हुआ, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, कि आज हमने सामान खरीद लिया है उसका पैसा हम आपको इंस्टॉलमेंट में देंगे. तो चाहे आज आपने पूरा पैसा दे दिया हो या आपने आधा दिया हो या आप बाद में देंगे या आप इंस्टॉलमेंट में देंगे, ठीक है, किसी भी तरीके से आप पैसा देंगे आप कंज्यूमर माने जाएंगे. इसी पैराग्राफ में लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बट डज नॉट इंक्लूड हु ऑब्टेन्स सच गुड्स फॉर रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पस. कह रहे हैं जिसने सामान खरीदा है रीसेल के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए, टेक्निकली वो कंज्यूमर नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल आपने होलसेलर से माल खरीदा और आप कौन है, रिटेलर, और आपने वो माल आगे बेच दिया, तो क्या आपने वो सामान यूज भी किया होगा, नो. तो वो लोग इस एक्ट में कवर्ड नहीं होंगे, उनको कंज्यूमर नहीं माना जाएगा. ओके सेकेंड वाले पॉइंट में फर्स्ट में फिर फर्क क्या है, सेकेंड में तो एग्जैक्टली सेम है. सेकेंड वाला किसके लिए है, सर्विसेज. hires or avails of any services for consideration which has been paid, promised, partly paid, partly promised, or any system of deferred payment. और लास्ट में वही लिखा है, but does not include a person who avails of service for any commercial purpose. Any doubt? Important mark करो. देखो explanation में क्या लिखा है, for the purpose of this clause the expression commercial purpose does not include used by a person of goods bought and used by him
exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self employment. एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, बताइएगा हम कंज्यूमर हैं कि नहीं है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फोटोकॉपी मशीन खरीदी फोटोकॉपी करने के लिए. हमें बहुत सारा फोटोकॉपी करनी होती थी, तो हम मार्केट से एक फोटोकॉपी की मशीन खरीद लाए. क्या हम फोटोकॉपी मशीन के कंज्यूमर हैं? अगर उस फोटोकॉपी मशीन में कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में केस कर सकते हैं? हम फिर से रिपीट करेंगे एग्जाम्पल. पहले जग जाओ सब लोग. थोड़ा सो से कहते ना लोरी ऐसा. हाँ, अब क्वेश्चन ये है, हमें फोटोकॉपी करनी पड़ती थी रोज, ठीक है. तो हमने एक फोटोकॉपी मशीन खरीद ली घर पे. क्या हम उस फोटोकॉपी मशीन के कंज्यूमर हैं? यस, पक्का एवरीवन? ओके. हमने वो फोटोकॉपी मशीन खरीदी. फिर हमने सोचा कि मशीन ऐसे रखी रहती है, अपनी तो इतनी फोटोकॉपी होती नहीं है, काम करते हैं. हमने अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगवा दिया कि यहाँ 1 रुपए में फोटोकॉपी की जाती है, ठीक है. यानी कोई भी आए और अपना फोटोकॉपी करवाए और 1 रुपए मुझसे चार्ज कर लेंगे. बहुत लोग, क्या आपने देखा होगा दुकानों के बाहर लिखा रहता है. क्या हम उस फोटोकॉपी मशीन के कंज्यूमर हैं? बताइए. हमने फोटोकॉपी मशीन खरीदी और उस फोटोकॉपी मशीन से हम लोगों को फोटोकॉपी करके देते हैं और 1 रुपए पर कॉपी के हिसाब से अर्न कर लेते हैं. क्या हम उसके कंज्यूमर हैं? हाउ मेनी ऑफ यू से यस आई एम अ कंज्यूमर? नोबडी इज सेइंग. कुछ आत्माएं भी हैं यहाँ पर क्या? आवाज में आती रहती है, बोलता कोई नहीं है. हाउ मेनी ऑफ यू से यस आई एम अ कंज्यूमर? रेज योर फुल हैंड्स प्लीज. आई एम अ कंज्यूमर, ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू से आई एम नॉट अ कंज्यूमर? व्हाई? ये कमर्शियल पर्पस है. व्हाई आई एम अ कंज्यूमर? हाँ बेटा. हाँ, शी सिंह मेरी तो है, हम ही तो निकाल रहे हैं फोटोकॉपी उससे. बट मशीन थोड़ी कंज्यूम कर रहा है, वो पन्ना लेके जा रहा है. मशीन हम ही कंज्यूम कर रहे हैं. बताइए, कंज्यूमर है कि नहीं है? नहीं है? है? ठीक है. थर्ड, अभी आंसर नहीं बताया हमने. थर्ड, हमें फोटोकॉपी मशीन खरीदी और हमें यही करना था कि सबको हमने बोला था कि 1 रुपए में फोटोकॉपी होती है. फोटोकॉपी मशीन चलाने में हमको थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो हमने 1-2 बंदों को रख लिया जो हमको फोटोकॉपी मशीन चलाने में हेल्प करते थे. अब हम लोग मिलके लोगों के लिए फोटोकॉपी करते हैं और उनसे 1 रुपीज के हिसाब से पैसे कलेक्ट कर लेते हैं. क्या हम फोटोकॉपी मशीन के कंज्यूमर हैं? हैं कि नहीं है? नहीं है? पक्का? हाउ मेनी ऑफ यू से हैं? हम कंज्यूमर हैं. हम कंज्यूमर हैं. ओके. और बाकी कितने लोग कह रहे हैं नहीं है कंज्यूमर? अब वो बच्चे हाथ उठाएं जिनको लग रहा है चल क्या रहा है. पता नहीं कौन सी फोटोकॉपी मशीन. हम लोग तो कुछ चैप्टर पढ़ रहे थे CIS का, अचानक से मैम फोटोकॉपी करने लग गई. ओके. फोर्थ सिचुएशन, हमने अपने यहाँ 4-5 8-10 मशीनें लगवा ली और 8-10 बंदे लगवाए हैं. आपने देखा होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी फोटोकॉपी की शॉप्स ऐसी होती है, 8-10 मशीनें लगवाई हैं और वहाँ 8-10 बंदे हैं. हम कुछ ऑपरेट नहीं करते, वो सारे लोग फोटोकॉपीज करते हैं और लार्ज स्केल में हमारे यहाँ फोटोकॉपी का काम होता है. क्या हम कंज्यूमर हैं? 4 केसेस डिस्कस करे हमने आपसे. चौथे तक आते आते आपका नो कमेंट्स हो गया. पहले वाले में आपका बड़ा जोश था, यस कंज्यूमर है. फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक आते आते नो कमेंट्स. फर्स्ट सिचुएशन फिर से डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहला एग्जांपल हमने आपको दिया, हमें खुद फोटोकॉपी करने के लिए फोटोकॉपी मशीन खरीदी. क्या हम कंज्यूमर हैं? यस. इसमें सब लोग कंसेंसस है, ठीक है, हम कंज्यूमर हैं. सेकेंड, फोटोकॉपी मशीन हमने सोचा हमारे पास तो रखी है, क्यों ना सबके लिए कर दी जाए, तो थोड़ा बहुत हम कमा भी लेंगे. तो हम लोगों के लिए फोटोकॉपी करते हैं, उनसे 1 रुपए ले लेते हैं, चलाते हम खुद ही हैं. क्या हम कंज्यूमर हैं? कंज्यूमर नहीं है. ठीक है, स्टिक टू योर आंसर्स. ठीक है. थर्ड, हमने आपसे पूछा कि उस मशीन को चलाने के लिए 1-2 लोगों की असिस्टेंस लगी हमको, क्योंकि हम अकेले नहीं चला पा रहे थे और लोगों के लिए हम फोटोकॉपी कर रहे थे. क्या हम कंज्यूमर हैं? नो. ओके. फोर्थ, हम लार्ज स्केल पे फोटोकॉपी का काम कर रहे थे, कई सारी मशीनें थी, कई सारे एम्प्लॉइज थे. क्या हम कंज्यूमर हैं? नो. सब लोग अपने आंसर पे स्टिक हैं. ओके. अब आपको एक काम करना है, एक पैराग्राफ है लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क.
मिला? इसको जरा रीड करना है आराम से। ओल्ड में भी दिया है। तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए क्या करें? फांसी दे दे सबको? हाँ, 2-3 बच्चों का सही था, उसके अलावा बाकी सबका क्या किया जाए? अभी आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको बिलीव नहीं हो रहा। अच्छा, पता है बुक में ये तो कोई लिखा है तो हम अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर बुक में ना लिखा हो ना तो आप मानने को तैयार नहीं होंगे कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। यही पॉइंट तो पढ़वाया था, आपने ध्यान नहीं दिया कि हमने क्वेश्चन पिकअप कहाँ से किया था। हमने ये पॉइंट रीड किया और उसके बाद हमने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपका पूरा ध्यान हमारे क्वेश्चन पे चला गया, इस पॉइंट पे आपने ध्यान नहीं दिया। ये पॉइंट पढ़ो क्या था, एक्सप्लेनेशन। समझ में आया? ये कह रहे हैं कमर्शियल पर्पस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया। कमर्शियल पर्पस ये उसको मान रहे हैं जो लार्ज स्केल एक्टिविटी है, ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर हम एक बात बताइए, हमने फोटोकॉपी मशीन खरीदी, हम लोगों के लिए फोटोकॉपी करते हैं तो यूज तो मशीन हम ही कर रहे हैं, ठीक है, हम खुद चला रहे हैं उस मशीन को। वो क्योंकि एक छोटे स्केल पे काम हो रहा है तो उसको इन्होंने कमर्शियल पर्पस नहीं माना। आप देखिए बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती है, मे बी वो शॉप किसी और चीज की है, उन्होंने साथ में एक फोटोकॉपी मशीन लगा दी, टॉफी ऑफी की शॉप है, साथ में एक मशीन लगा ली कि भाई ठीक है थोड़ा बहुत इससे भी इनकम हो जाएगी, तो हमने एक फोटोकॉपी मशीन खरीद ली, अब हम एक एक करके फोटोकॉपी सबको देते हैं और हमको एक एक रुपए करके अर्निंग हो जाती है। यहाँ पर लॉ ने ये कहा कि इसको हम लोग कमर्शियल पर्पस नहीं मानेंगे। लेकिन लार्ज स्केल पे अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, जिसमें कमर्शियल पर्पस का मतलब समझो क्या हुआ, हमने कई मशीन्स लगवाई और हमने दूसरे लोगों को एम्प्लॉय किया है कि तुम लोग फोटोकॉपी कर करके देते रहना, इसका मतलब आई एम द ओनर ऑफ दिस बिजनेस, ठीक है। हम खुद उस मशीन को यूज नहीं कर रहे लेकिन हम उसको बिजनेस के तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं लार्ज स्केल में, तो उसको कमर्शियल पर्पस माना जाएगा। बट अगेन ये चीज जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के हिसाब से है, क्योंकि अभी आपने जो एग्जाम्पल पढ़ा है वो भी क्या है, देखो केस है, लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये इस केस में उन्होंने ऐसा कहा कि कमर्शियल पर्पस तब माना जाएगा जब कोई एक्टिविटी लार्ज स्केल में प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से की जाए। लेकिन अगर अपना लाइवलीहुड कमाने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आप कोई काम कर रहे हो, देन इन दैट केस उसको हम लोग कमर्शियल पर्पस नहीं मानेंगे। एनी कंफ्यूजन? पक्का? अब याद रहेगा? एक और एग्जाम्पल पूछे? ओके, मान लीजिए हम जैसे यहाँ आते हैं आपको पढ़ाने के लिए तो हम ट्रैक्टर से आते हैं, कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत? आते हम ट्रैक्टर से, मेरा मन, तो हम यहाँ आते हैं क्लास पढ़ाने के लिए, हम ट्रैक्टर से आते हैं। अब जितनी देर मेरी क्लासेस चलती है मेरा ट्रैक्टर जो है वो फ्री रहता है, ठीक है, तो उतनी देर हम उस ट्रैक्टर को भाड़े पे चलवा देते हैं। फिर जब मेरी क्लास खत्म होती है मैसेज कर देते हैं, मेरा ट्रैक्टर हमको लेने आ जाते हैं और हम बैठ के घर चले जाते हैं, ठीक है। ये बताओ ये जो ट्रैक्टर हमने लिया है इसके हम कंज्यूमर हैं कि नहीं है? भाड़े पे चलवा रहे हैं, कंज्यूमर हैं कि नहीं है? क्यों? नहीं, ट्रैक्टर में बड़े सारे लोग भर जाते हैं, किराया बढ़िया आ जाता है लार्ज स्केल का। बताइए यहाँ पर क्या डिफरेंस है, हम आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं। ट्रैक्टर से हम यहाँ पर आ रहे हैं और उसके बाद हम उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो हम कंज्यूमर हुए कि नहीं हुए? अब आप कुछ भी आंसर बताने में डर रहे हैं, जो बताएंगे गलत ही निकलेगा, है ना।
हुए कि नहीं हुए? मेरा मेन पर्पस क्या था ट्रैक्टर खरीदने का? कोचिंग आना। जब आइडल टाइम था तब हम उसको भाड़े पे चलवा रहे थे, तो मेन पर्पस और मेन कंज्यूमर हम ही हुए। ठीक है, देखो अगला केस पढ़ो जरा। भूपेंद्र जंग बहादुर गुना, ये मेरे घर का नाम है, कोई दिक्कत? गुना बुलाते हैं सब प्यार से, नहीं? हमारे नाम में दिक्कत, हमारे ट्रैक्टर में दिक्कत, हद है। ठीक है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं वैसे? सीआईएस, सीआईएस पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम बोलते हैं देखो कुछ बच्चे सीआईएस में ही हैं अभी तक। कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसके अंदर क्या पढ़ रहे थे? डेफिनेशंस। सबसे पहली डेफिनेशन कौन सी थी? कंप्लेनेंट। सेकेंड, कंप्लेन। वही डेफिनेशन चल रही है। कौन सी चल रही है? कंज्यूमर। ठीक है, दूसरा केस पढ़ लिया, भूपेंद्र जंग बहादुर गुना। मेरा नाम याद रहेगा सबको? हाँ बोलो। हाँ नहीं निकल रहा है। नेशनल कमीशन हेल्ड दैट ट्रैक्टर परचेज प्राइमरीली टू टिल द लैंड and let out on hire during idle time to till the lands of other would not amount to commercial use। प्राइमरी पर्पस क्या है ये देखा जाएगा। मेन किस पर्पस से लिया? मेन हमने लिया था अपने खेतों के लिए, लेकिन जब आइडल था तो हमने दूसरी जगह भेज दिया। यहां पर प्राइमरी पर्पस क्योंकि मेरा खुद का कंजम्पशन है, इसलिए इसको भी कंज्यूमर माना जाएगा। एनी डाउट? हाँ बेटा। नहीं, देखो देखो दो चीजें हैं। अगर प्रोडक्ट की वारंटी और गारंटी पे फर्क पड़ेगा ना। इफ दैट प्रोडक्ट इज कवर्ड अंडर, लाइक प्रोडक्ट कहते हैं कि 3 साल की गारंटी है, 3 साल की गारंटी में आपने कंप्लेन करी और वो नहीं सुन रहा है, अब यू कैन गो टू द कंज्यूमर कोर्ट। हाँ तो फिर क्या कंज्यूमर कोर्ट? मतलब आपने लिया उसको आराम से यूज के लिए, वो खराब हो गया, अब आप कह रहे हो खराब क्यों हो गया? ठीक है, ऐसे तो फिर कोई केसेस की लिमिट ही ना होती। आपने चॉकलेट खरीदी, आपने खा ली, फिर आप कंप्लेन करे तो खत्म हो गई, खत्म थोड़ी होनी चाहिए थी। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब वो कुछ गलत करे तब हम केस कर सकते हैं। गलत कब हो सकता है? कि उसने कहा कि 3 साल की गारंटी है, कोई खराबी होगी हम रिप्लेस करेंगे, आपके प्रोडक्ट खराब हुआ, आपने रिप्लेसमेंट के लिए बोला, वो नहीं कर रहा है ना, दिस इज अनफेयर। ठीक है, लेकिन अगर उसने कहा कि आप ले, कुछ लोग कई बार होता है कि भाई लेके जाओ अपनी गारंटी पे, लेके जाओ, हो सकता है ना चले। जैसे हम लोग कहते हैं ना चाइना वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, दुकान वाला बोल के ही बेचता है कि भैया ले तो जा रहे हो लेकिन खराब हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो अगर खराब हो गया देन यू कैन नॉट कंप्लेन। ओके, कंप्लेन हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब एक्चुअल में कुछ अनफेयर हुआ हो। ओके। अच्छा एक और एग्जांपल बताइए। मान लीजिए एक हस्बैंड था, उसने एक एलआईसी की पॉलिसी ले रखी थी, ठीक है, और वो उस एलआईसी की पॉलिसी का प्रीमियम भरता रहता था। फिर एक दिन क्या हुआ, वो चल बसा, ठीक है, और उसकी जो वाइफ थी, क्या दुख हो गया अब इसमें, आप लोग जानते भी नहीं कौन, लेकिन हाँ दुख हो गया। उसकी जो वाइफ थी उसने इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगा एलआईसी का। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि आपकी जो पॉलिसी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब उसके जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो उस पर्सन ने फॉलो नहीं करे, इसलिए उसको पैसा नहीं मिल पाएगा। ऐसा बहुत होता है। अब वो जो वाइफ थी, उस वाइफ ने कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस किया कि भाई हमारे पति तो जिंदगी भर प्रीमियम भरते रहे हमारे लिए, हमारे लिए तो, क्योंकि पैसा किसको मिलना था? वाइफ को। आज जब पैसा मिलने की बारी हुई तो ये बता रहे हैं कि पॉलिसी में कुछ डिफेक्ट था, इसकी वजह से पैसा नहीं मिल सकता। तो दूसरी पार्टी थी, एलआईसी कंपनी थी, उनके लॉयर ने क्लेम रखा कि यू आर नॉट अ कंज्यूमर, कंज्यूमर तो आपका हस्बैंड था, और अगर आपका हस्बैंड कंज्यूमर था तो ही वुड हैव कंप्लेंट ऑफ द डिफेक्ट, यू कैन नॉट फाइल अ सूट फॉर दिस। बताइए वो केस कर सकती है कि नहीं कर सकती? और अगर वो नहीं कर सकती तो केस करने कौन आएगा ऊपर से? नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, क्यों? बताओ, पॉलिसी का कंज्यूमर कौन था? एक्चुअली में हस्बैंड था, ठीक है, तो फिर वाइफ कैसे कह सकती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हम कंप्लेन करेंगे? हाँ, हाँ, हम्म, हम्म, हम्म,
ओके, ही इज सेइंग कि भाई जो डिफेक्ट था वो तो उनके टाइम से डिफेक्ट था, तो वो उनको उस टाइम सही करा लेना चाहिए था, अब वाइफ कंप्लेन नहीं कर सकती। हाँ। ऐसा थोड़ा दिल से सोच के देखो एक बार। हाँ, क्या? ओके हाँ, और क्या, डेथ के बाद ऊपर जाके डिस्कस कर लेते, ये थोड़ी ना कि वाइफ को बताओ। तो एक काम करते हैं, अगला केस पढ़े क्या? आपको क्या लगता है हम पंचायत करते रहते हैं, फिर कहते हैं अच्छा केस था? पढ़ो, क्वेश्चन एज टू वेदर। कोई केस ऐसा हुआ है क्या, यू आर सो श्योर अबाउट इट? हो सकता है हुआ भी हुआ, मैं देश में कुछ भी हो सकता है। पढ़ लिया? फिलहाल यहाँ क्या लिखा है समझ में आ गया कि वाइफ को भी हम लोग क्या मानेंगे, कंज्यूमर। तो जरूरी नहीं है जो बेनिफिट्स ले रहा हो, जो हम लोग ने कंप्लेनेंट की डेफिनेशन में भी देखा था कि अगर डेथ हो गई है तो उसका जो लीगल एयर है वो भी केस फाइल कर सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछे, अब सही बताओगे पक्का? अब सब देखने लगे अगला केस क्या है। इतना दिमाग अगर तुम लोग पढ़ाई में चला लो ना। हाँ तो मान लीजिए हमने आपको ये रूम रेंट पे दे दिया, हमने आपको ये रूम बड़ा पसंद आ गया कि पढ़ाई यहीं हो पाती है बस, तो आपने कहा रेंट पे, तो हमने कहा ठीक है हम आपको 50,000 रुपीज पे रेंट दे रहे रूम रेंट पे। अब हमने आपको 50,000 रुपए पे ये रूम रेंट पे दे दिया और हमारा अग्रीमेंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, इस रूम में जैसे आपको पता होगा जब किसी टेनेंट को कोई कुछ दो ना तो उसमें व्हाइट वॉशिंग रिपेयर और ये सब करवाया जाता है, ठीक है? तो आपने जब ये रूम लिया तो अब आपको पता चला कि इसमें कुछ रिपेयर की प्रॉब्लम है या व्हाइट वॉशिंग की प्रॉब्लम है, तो आपने हमसे कहा कि आपने हमसे रेंट लिया है तो आप इसकी रिपेयरिंग करवाइए। हमने आपसे कहा कि हम इसकी रिपेयरिंग नहीं करवाएंगे, आप चले गए कंज्यूमर कोर्ट। ध्यान से समझना क्वेश्चन, ठीक है? आप चले गए कंज्यूमर कोर्ट और आपने कहा कि शी इज चार्जिंग 50,000 रुपीज फ्रॉम मी, तो हमने इनसे जगह ली है, सर्विसेज ली है, ठीक है, और रूम लिया है रेंट पे, लेकिन अब ये उसमें जो भी रिपेयर्स हैं और वो है वो नहीं करवा रहे हैं, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अग्रीमेंट में क्या क्या था? अग्रीमेंट में ये था कि हमने आपको ये रूम दिया है, 50,000 का रेंट है इस रूम का, ठीक है, और अब आप मेरे ऊपर केस कर रहे हो कि इसमें आपने रिपेयर वगैरह नहीं करवाई है, इसलिए हम आपके खिलाफ केस कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? समझ आ गया क्वेश्चन? अच्छा, कितने लोग ये कह रहे हैं कि यस आई एम अ कंज्यूमर, आई कैन फाइल अ सूट? हम कंज्यूमर हैं और क्योंकि यहाँ रिपेयर और व्हाइट वॉश आपने नहीं करवाया है इसलिए हम केस कर सकते हैं। फुल हैंड्स प्लीज। 2। बाकी लोग नहीं कर सकते, क्यों? हाथ उठा के बताओ, ऐसे नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा, सब गायब एकदम से, टेबल के नीचे बैठ जाया करो। और एनीवन एल्स, क्यों नहीं कर सकते? क्या प्रॉब्लम है? 50, आप कह रहे हो 50,000 रुपए लेनी है एक तो छोटे से कमरे का, ऊपर से व्हाइट वॉश और रिपेयर करा के भी नहीं दिया। और ओके, तो ऐसा नहीं होता अगर आप अपने ऊपर रख के सोचो, आप नहीं कहते हो मकान मालिक से कि 50,000 रुपए ले किस बात के रहे हो जब व्हाइट वॉश भी नहीं करा सकते, रिपेयर भी नहीं करा सकते, बोलते तो ऐसे ही हो। अब बताओ कंज्यूमर है कि नहीं है? माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ओके, शी सेइंग माना जाएगा, सर्विस में डेफिशिएंसी, हमने रूम दिया, रूम के साथ व्हाइट वॉश रिपेयर भी तो होना चाहिए, रूम मतलब रहने लायक रूम। अग्रीमेंट में नहीं था, दे आर सेइंग एग्रीमेंट में नहीं था, एग्रीमेंट में सिर्फ रूम की बात हो रही थी। रूम ही तो सही होना चाहिए, रूम की तो व्हाइट वॉशिंग। ऑर्डर ऑर्डर हो एकदम से मत कि हमारा सॉफ्टवेयर गड़बड़ा जाता है। ऑर्डर ऑर्डर, हाँ हाँ बेटा। ओके, ये सेइंग कि रहने का रेंट था, व्हाइट वॉश का रेंट थोड़ी ना था।
अच्छा, बातें आप लोग ऐसे करो जैसे खुद बड़ा पढ़ के साइन करते हो, उसको पढ़ना चाहिए था ना। अगला केस पढ़ो जरा। लक्ष्मी बेन लक्ष्मी चंद, ये भी हमारा नाम है। लक्ष्मी बेन लक्ष्मी चंद भी लोग, कई कुछ लोग हमें ऐसे ही बुलाते हैं। ये आप अपना रख लो, साकेर बेन कांजी चंदन, ये आप अपना रख लो। तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए क्या किया जाए? उस जो रेंट देते हैं ना, वो जगह का होता है, ठीक है, नॉट फॉर द सर्विसेज। नाउ एक बात जो आपने सही पकड़ी कि अग्रीमेंट में ये साफ साफ लिखा होता है कि ये सारी चीजें, रिपेयर्स, इंस्टॉलेशन, ये सब कौन करवाएगा। अगर अग्रीमेंट में लिखा है कि मकान मालिक करवाएगा तो आप कंज्यूमर हो। लेकिन अगर अग्रीमेंट में लिखा है कि सिर्फ ये जगह, इतना स्पेस देने के हम 50,000 चार्ज कर रहे हैं, then that person will not be considered as a consumer. So this will completely depend upon agreement, कि अग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर कोई रेंट अग्रीमेंट आपके आसपास देखा हो कहीं, उसको रीड करना, उसमें क्या लिखा होता है, ठीक है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि कंज्यूमर है या नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए आपसे हमने 50,000 रुपए दे दिए, ले लिए, उसके बाद हमने आपको रूम ही नहीं दिया रहने के लिए, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, फाइन, ओके। अच्छा एक बात बताओ, आजकल ये सुना है आपने, ट्रेन लेट होती हैं तो लोग पैसा रिफंड मांगते हैं ट्रेन से, सुना है? आजकल एक नया सिस्टम हो गया है कि अगर ट्रेन, पहले तो होता था कि ट्रेन लेट ही, मतलब जिस दिन ट्रेन टाइम पे आती थी तो हम लोग शॉक हो जाते थे, अरे टाइम पे है। हाँ, तो अब ये नया सिस्टम हुआ है कि अगर आपकी ट्रेन लेट होती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस करके, बल्कि कंज्यूमर कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं, रेलवे अथॉरिटी में ही क्लॉज है कि वो आपका पैसा वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे। सुना है ऐसा क्लॉज है? मांगा है कभी पैसा वापस? एक दो ट्रेन में तो आई थिंक ऑटोमेटिकली आ जाता है पैसा, ठीक है, हाँ। लेकिन दिस इज अ केस, अब देखो नेक्स्ट वो जो ब्लॉक में लिखा है वो वही है, सुप्रीम, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। ओल्ड में नहीं होगा आई गेस, ओल्ड वाले भी पुरानी ट्रेन के हिसाब से चल रहे हैं। नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे एंड अनदर वर्सेस संजय शुक्ला, जजमेंट डेटेड सितंबर 8 2021। कब की जजमेंट है ये? अभी 8 सितंबर 2021 की। ये ब्लॉग जरा अपने आप रीड करना, ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे। ये वही बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जब भी ट्रेन लेट हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ, रीजन मांगेंगे। अगर उनके पास जस्टिफाइड रीजन नहीं है देन यू कैन गेट बैक योर अमाउंट, ठीक है। हाँ हाँ, कंपनी होगी, ड्राइवर तो एम्प्लॉई है, कंपनी को केस कर सकते हो। वो बात अलग है, चिल्लाते हम लोग ड्राइवर पे ही है। प्रैक्टिकली हमारे देश में जो होता है और रियलिटी जो होती है ना, वो बहुत अलग होता है। चिल्लाते एसी भी नहीं चला रखा है, ठीक है, बट एक्चुअली अगर आपको केस करना है तो यू कैन डू इट ओनली ऑन द कंपनी। और आपके पूछ रहे थे बेटा? सारे मोड्स ट्रांसपोर्ट यूज हो गए, बस से भी आ रहे, फ्लाइट से भी। हाँ बेटा, किसके ऊपर? फ्लाइट वाले पे करना चाह रहे हो कि ओला वाले पे? कर सकते हैं, अगर जस्टिफाई कर लो अपने। वो कहेगा हमें रास्ता ही नहीं पता था। प्रूविंग बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पर। वही बात है ना, प्रूव कर ले जो तो क्लेम कर लो, ठीक है। जैसे कई बार ओला में क्या होता है, आपका जैसे आप कैंसिल करते हो तो आपको पता होगा कैंसिलेशन चार्ज लगता है, वो पता है वेव हो जाता है। ये काम की बात बता रहे हैं हम आपको। जब कभी आपका कैंसिलेशन चार्ज लग जाए तो उसमें अप्लाई कर, कुछ नहीं होता, बस वो जहाँ रीजन लिखा होता है उसमें लिख लो। वो पूछते हैं कि क्यों क्यों कैंसिल किया, वो कोई रीजन सेलेक्ट कर लो, वो रिफंड हो जाता है। ये हम आपको, सिर्फ इसका लॉ से कोई लेना देना नहीं है, ये हम आपको बता रहे हैं। अगर कभी आपका कैंसिलेशन चार्ज लग जाए तो उसको रिफंड ले लिया करो, ठीक है, तो वो चार्जेबल नहीं होता। बट देन आप कंपनी से कह सकते हैं कि भाई कंप्लेन कर सकते हैं, जस्टिफाई करा लो तो फिर कंप्लेन कर लो कि उस वजह से हमारी फ्लाइट छूट गई, ठीक है। कोशिश करो पैदल ही जाओ सब जगह,
चलिए इसके आगे वील कंटिन्यू इट इन द नेक्स्ट टर्न.